हमने एडी करंट्स के बारे में सीखा कि एडी करंट्स हैं क्या। एडी करंट्स, एडी करंट्स कहीं भी किसी भी बल्क मटेरियल को, वो बल्क मटेरियल आपका जो है 2 डायमेंशनल भी हो सकता है और ये आपका 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। इस बल्क मटेरियल को जब आप एक्सपोज कर देंगे, एक्सपोज करेंगे किससे? एक्सपोज्ड टू वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर ये फोकॉल्ड करंट इंड्यूस हो जाती हैं, अंदर ही अंदर फोकॉल्ड करंट, ये एडी करंट्स बन जाती हैं। और इन एडी करंट्स का इफेक्ट कहाँ दिखाई देता है? इन एडी करंट्स का, एडी करंट के किसी भी करंट का इफेक्ट एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है जिसे हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कितनी हीट जनरेट होती है? आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी के बराबर हीट जनरेट होती है जब आप किसी भी रेजिस्टेंस से, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में से आपने करंट आई पास करी, तो कितनी हीट जनरेट होगी इसमें टी टाइम में? टी टाइम में इसमें जनरेट होगी हीट आई स्क्वायर आर टी जूल, आई स्क्वायर आर टी जूल। अब यहाँ जब एडी करंट्स बन रही है, एडी करंट्स बन रही है किसी मटेरियल के अंदर, या आपका मटेरियल है, मटेरियल के अंदर लोकल लूप बन गए, ढेर सारे लाखों करोड़ों अरबों लूप्स बन गए, छोटे 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 बड़े कैसे ही बन सकते हैं, इनमें करंट फ्लो कर रही है, सर्किट भी है, तो करंट के रास्ते में कंडक्टर कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ही। जब रेजिस्टेंस भी है, करंट भी है, तो हीट जनरेट होगी। इसलिए एडी करंट का इफेक्ट, एडी करंट नहीं पता लगती लेकिन उनका इफेक्ट पता लगता है, कौन सा? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और इसी का यूज कर लिया जाता है, कहाँ यूज कर लिया जाता है? इंडक्शन फर्नेस में। इंडक्शन फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस का मतलब भट्टी। इंडक्शन फर्नेस होती हैं, हम हमारी नॉर्मल लाइफ में यूज नहीं होती इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस नॉर्मल लाइफ में हमारी यूज नहीं होती है, अब क्योंकि कॉस्टली है, अभी ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है। इंडक्शन कुक टॉप, इंडक्शन कुकर तो आ गया विद इन अफोर्डेबल रेंज, तो इसलिए यूज होने लगा। फर्नेस क्या होता है? देखो, अगर मान लो मुझे इस पेन को, ये लोहे का पेन है, इसे मुझे पिघलाना है, तो एक कन्वेंशनल तरीका होता है, कन्वेंशनल तरीका होता है क्या? कि मैं कोयले जलाऊंगा, कोयले जलाऊंगा, इस कोयले से निकलेगी आग बहुत तगड़ी वाली, और नीचे से ब्लोअर करता रहूंगा किसी, और इसे रखूंगा और पिघल जाएगा ये। लेकिन इस प्रोसेस में होता क्या है? इस प्रोसेस में बहुत सारी अमाउंट ऑफ हीट, बहुत सारी अमाउंट ऑफ हीट एटमॉस्फेयर में इधर उधर चली जाती है। जो इसे पिघलाने वाला भट्टी पे बैठा हुआ कारीगर है, वो पसीने पसीने हुआ रहता है, चाहे जाड़े का मौसम क्यों ना चल रहा हो, क्योंकि वो हीट जो इधर उधर जा रही है उस हीट से इफेक्ट में आता है। इंडक्शन फर्नेस क्या है? इंडक्शन फर्नेस में एक सोलिनॉइड बना ली जाती है, सोलिनॉइड बना ली, और उस जिस चीज को पिघलाना है, जिस चीज को पिघलाना है, उस ऑब्जेक्ट को इस सोलिनॉइड के अंदर रख दिया। लोहे का होना चाहिए बशर्ते, लोहा, आयरन, निकेल और कोबाल्ट, बाकी ये नहीं सोना चांदी भी पिघल जाएगा, नहीं पिघलेगा उससे। और यहां इसको एक सोर्स लगा दिया जाता है, एक ऐसा सोर्स जिसे हम आगे लेसन में पढ़ेंगे, जो ऑल्टरनेटली बदलता रहता है। मतलब 1/1000 सेकेंड के लिए इसने करंट भेजी ऐसे, तो फिर 1/1000 सेकेंड के बाद इसने करंट की डायरेक्शन बदल दी, पहले इधर प्लस था इधर माइनस कर दिया, अब इधर प्लस इधर माइनस कर दिया, ये सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट कहलाते हैं। ऐसे सोर्स में रख दिया तो मैग्नेटिक फील्ड बदलता रहेगा बार बार, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, और वो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जब इस मटेरियल से पास होगा तो मटेरियल गर्म हो जाएगा, और इतना भी गर्म हो सकता है कि ये बिल्कुल मेल्ट हो जाए। जो इंडक्शन फर्नेस है उसके अंदर बिल्कुल पिघल पिघल जाता है, लोहा पिघला देता है। तो पहला तो इसका यूज हो गया इंडक्शन फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस या इंडक्शन कुकर, जिसमें कि हम इसका कौन सा यूज करते हैं, कौन सा इफेक्ट यूज करते हैं हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। पहला तो यूज हुआ। दूसरा एक और यूज होता है, एक बहुत ही बढ़िया यूज होता है इसका, बहुत ही बढ़िया यूज होता है। क्या यूज होता है इसका? डैम्पिंग, डैम्पिंग ऑफ मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। उठाना जरा गैल्वेनोमीटर एक,
मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की डैम्पिंग। डैम्पिंग डैम्पिंग मतलब क्या है, देखो ये आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, इसको ऐसा करके रखूं क्या? नहीं, ऐसे ही ठीक है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है और यहाँ आपने कोई सोर्स लगा दिया, यहाँ आपने कोई सोर्स लगा दिया, ऐसे ज्यादा बढ़िया दिखता है, इसके नीचे रख दूं मैं यहाँ आपने इसको लगा दिया और इस पर लगा दिया कोई सोर्स। तो जैसी करंट फ्लो करेगी इसके अंदर, जैसी करंट फ्लो करेगी कुछ देर के लिए तो आपकी जो निडल है ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगी। सपोज आपने इसके अंदर 20 माइक्रो एम्पियर 200 माइक्रो एम्पियर की करंट फ्लो करा दी, तो वो 10 तक जाएगी। लेकिन जो रिस्टोरिंग टॉर्क है, रिस्टोरिंग कपल है किसका, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप और हेयर स्प्रिंग वगैरह का, वो इसे वापस भी तो लाने की कोशिश करेगा। लेकिन वापस लाने की कोशिश में क्या हुआ कि इसने मोमेंटम गेन कर लिया, आगे निकल गई। तो काफी देर तक ये झूलती रहती है, काफी देर तक ये झूलती रहती है और तब कहीं जा करके 200 माइक्रो एम्पियर पर आकर के रुकेगी। तो ये आप अपने स्टेबलाइजर में भी दे सकते हो। स्टेबलाइजर में आपके स्टेबलाइजर में सबके लगा होता है एक वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर लगा होता है, एम्पियर मीटर या मीटर तो नहीं लगा होता, लेकिन वोल्ट मीटर तो सभी के लगा होता है हर स्टेबलाइजर में, और स्टेबलाइजर सबके यहाँ है। तो स्टेबलाइजर है, स्टेबलाइजर में यहाँ एक मीटर लगा हुआ है और यहाँ एक स्विच होता है। अक्सर इसमें एक स्विच होता है, ऊपर लिखा जाता है इनपुट, नीचे लिखा जाता है आउटपुट, या ऊपर आउटपुट नीचे इनपुट। तो इसको अगर आप नीचे की तरफ कर दोगे तो बताएगा कितने स्टेबलाइजर से कितने बाहर निकल रहे हैं, इसे ऊपर की तरफ कर दोगे तो बताएगा स्टेबलाइजर में कितने आ रहे हैं। अब एक काम करना कि अगर ये आउटपुट पर है तो इसे इनपुट पर कर दो, तो क्या होगा, तुरंत आपकी जो निडिल है 2-3 झोंके लेगी, झोटे लेगी, इसे क्या मैं बोलता हूँ, इसे जो वो होते हैं झूला, झूले की तरह झोटे लेगा ये, और फिर रुक जाएगा अपनी जगह जहां आकर इसे इंडिकेट करना है। लेकिन अगर इस ये ना रुके तो क्या होगा भाई, सपोज मीटर है और 200 वोल्ट तक आ रही करंट, तो 200 वोल्ट पर पहुंची, कहां से पहुंची निडिल, ये 0 वोल्ट पर थी टिकी हुई, 200 वोल्ट पर पहुंची। लेकिन 200 वोल्ट पर पहुंचने तक तो इसने इसने मोशन मोमेंटम गेन कर लिया, तो 200 पे क्यों रुकेगी, आगे निकल जाएगी। आगे निकल जाएगी तो फिर रिस्टोरिंग टॉर्क बहुत तकड़ा हो जाएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क से वापस खींचेगा। लेकिन अपनी 200 पर आने तक इसने फिर मोमेंटम गेन कर लिया, फिर बाहर निकलेगी और क्या होगा, ये कुछ देर तक ये झूलती रहेगी, देर तक ये झूलती रहेगी। जितनी ज्यादा हल्की स्प्रिंग होगी उतनी ज्यादा देर तक ये निडिल झूलती रहेगी। अब हमें तो जल्दी है भैया, टाइम किस पे रखा है आज के जमाने में, हमें देखना है कि इतने वोल्ट आ रहे हैं, फट से जाए सुई और यहाँ रुक जाए, तुरंत काम होना चाहिए। तो अब वो जो पहले भी आपको बताया था कि जो गैल्वेनोमीटर कॉयल है उसको एल्यूमिनियम फ्रेम के ऊपर ही क्यों बनाते हैं, सर आपको दिखाया था, ठीक है। और इसके अंदर ये तोड़ फोड़ के मैंने इसे बराबर कर रखा है सारे को। ये देखो ध्यान से, ये हमारी यहाँ है, ये कॉयल है जो ब्राउन ब्राउन सी दिखाई दे रही है। लेकिन इस कॉयल को जो बनाने के लिए इसका जो फॉर्मर बनाया गया, फॉर्मर बोलते हैं इसे, ये एल्युमिनियम का फॉर्मर है। देखो अब आपको सबको दिख रहा होगा, ये जो ब्राउन कलर की कॉयल है, इस ब्राउन कलर की कॉयल को इस एल्युमिनियम के फ्रेम के ऊपर लपेटा गया। ये तो ब्राउन कलर का तो ये दिख रहा है आपको, ये तो वायर है, बहुत बारीक वायर है। लेकिन ये चीज कहाँ से, ये वाला जो जहां इस टाइम मेरी पेन की निडिल है, ये पेन की नीब है, ये एल्युमिनियम का एक फ्रेम है जिसके ऊपर एक तार बनाया गया। एल्युमिनियम का क्यों लिया गया, कागज का ले लो, प्लास्टिक का ले लो, इससे कहीं ज्यादा सस्ता पड़ेगा। एल्युमिनियम का फ्रेम बनाना ही मुश्किल है, महंगा ही पड़ता है। तो एल्युमिनियम का क्यों लिया गया, देखो जब ये कॉयल ऑसिलेट करेगी, कैसे ऑसिलेट करेगी, आपने इसमें करंट फ्लो कराया और इसने कॉयल ने ऑसिलेट करना शुरू कर दिया, देखो ऐसे इसने कॉयल ने ऑसिलेट करना शुरू कर दिया, एक दो बार ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगी। तो जब ये ऑसिलेट कर रही है, जब ये कॉयल ऑसिलेट कर रही है, तो आप ये देखिए ध्यान से, ये जो एल्युमिनियम का फ्रेम है ये चल रहा है, कॉयल है क्योंकि कॉयल इसी पे बंधी हुई, एल्युमिनियम का फ्रेम चल रहा है। जब ये एल्युमिनियम का फ्रेम चलता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये इंटरसेप्ट कर रहा है। कौन सा वाला एल्युमिनियम का फ्रेम, ये वाला एल्युमिनियम का फ्रेम, जहां इस टाइम मेरी पेन की निब है, ये चल रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंटरसेप्ट कर रहा है। कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये देखो, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये सामने वाला साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से अंदर से निकल कर जा रही है इसके अंदर।
ये जो बीच का स्पेस है, जो गोल आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, जो इस टाइम ब्लू दिखाई दे रहा है, नीचे से मेरा पेपर दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, ये बीच का जो स्पेस है जहां ये कॉइल चल रही है, ये बीच का स्पेस में ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी हुई है, दिखाई तो देती नहीं हमें वो। तो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये इंटरसेप्ट कर रहा है। कौन इंटरसेप्ट कर रहा है? ये एल्युमिनियम का फ्रेम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इंटरसेप्ट करता है। जब इंटरसेप्ट करेगा तो एल्युमिनियम के अंदर, क्योंकि मेटल है, एल्युमिनियम का फ्रेम है, ये एल्युमिनियम का फ्रेम है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जिनमें ये मूव कर रहा है ऐसे। जब ये मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इंटरसेप्ट करता है, काटता है। काटने से क्या हुआ? एडी करंट्स इसके अंदर इंड्यूस हो गई। अब एडी करंट से क्या फायदा? क्या हमें इस एल्युमिनियम को गर्म करना है? नहीं, गर्म नहीं करना। एडी करंट्स अपने आप में है क्या? एडी करंट्स अपने आप में है क्या? जो एडी करंट्स हैं ये अपने आप में है क्या? ये आपके इंड्यूस्ड करंट है, इंड्यूस्ड करंट है। फेरेडे ने कह दिया था ये इंड्यूस करंट है। अब इंड्यूस करंट है, क्योंकि इंड्यूस करंट है इसलिए ये इंड्यूस होने वाली करंट अपोज करती हैं। अपोज करती हैं किसका? जो इसके खुद के इंडक्शन का कॉज है, जो इसके खुद, जो इसे बना रहा है, उसी को अपोज करती हैं। अब यहां एल्युमिनियम फ्रेम है, एल्युमिनियम फ्रेम में जैसे ये फ्रेम है और ये मेरा मैग्नेट हो गया यहाँ इसके बीच में, ये मेरा नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये अब ये फ्रेम ये घूम रहा है, तो फ्रेम घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंटरसेप्ट कर रहा है, इसके अंदर एडी करंट्स हो गई। अब एडी करंट्स का अल्टीमेट कॉज क्या है? फ्रेम का चलना, फ्रेम का मोशन, मोशन ऑफ फ्रेम। तो अब ये क्या करेंगी? ये अपोज करेंगे, ये एडी करंट अपोज करेंगी किसका? मोशन ऑफ फ्रेम का। जो फ्रेम आपके जिसके ऊपर बने हुए, जब मोशन का अपोज करेंगे तो फ्रेम जल्दी रुक जाएगा, मोशन को अपोज करेंगे तो क्या होगा? फ्रेम जल्दी रुक जाएगा। और यही तो चाहिए हमें। इसलिए जो आपकी निडिल है वो एक आध बार तो ऐसे होगी और फिर रुक जाएगी। जैसे आपने स्विच ऑन करा, 0 से गई 200 पे, 200 से भी आगे निकल गई, फिर यूं 2-4 बार इसने झोंके से दिया और फिर वापस अपनी जल्दी ही, बहुत जल्दी अपनी जगह रुक गई। इसे हम बोलते हैं डैम्पिंग, डैम्पिंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। जल्दी से ऑसिलेशन खत्म कर दिए जाते हैं, डैम्प कर दिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एडी करंट्स। क्लियर हुई बात ये? अच्छा, एक और इसका एडी करंट्स का बहुत अच्छा उपयोग होता है। क्या? आपकी जो नॉर्मल बाइक है उस बाइक में अक्सर क्या लगे होते हैं? डिस्क ब्रेक होते हैं लगे हुए, ठीक है। अब डिस्क ब्रेक क्या है? आप सबको दिखाई देता है डिस्क ब्रेक बाहर ही लगा हुआ होता है, ये डिस्क है, ये डिस्क पहिए के साथ साथ घूम रही है, और एक ब्रेक है शू, दोनों तरफ ऐसी, जैसे आप ब्रेक मानते हैं वो इस डिस्क के ऊपर आके चिपक जाते हैं। डिस्क के मोशन में अपोजिशन हुआ, फ्रिक्शन के कारण आपकी बाइक रुक गई। जब आपने ब्रेक रिलीज कर दिया, पैर हटा लिया ब्रेक पे से, तो ये वापस शू इसके खुल गए, अब फिर से डिस्क घूमने के लिए तैयार है बीच में इसके। ये डिस्क ब्रेक है। अब ये जो हल्की फुल्की वाहन है हमारे, उसमें तो डिस्क ब्रेक काम कर जाता है, इससे डिस्क ब्रेक से भी ज्यादा फिर भारी चीज चाहिए तो होता है क्या? ब्रेक ड्रम। कभी आपने मिस्त्री को कहते सुना हो कि कार है जी, इसके तो ब्रेक ड्रम तुम्हारे बिल्कुल घिस रहे हैं, दोबारा बदलवा लो, कहीं पे ठुक जाएगी कार। ब्रेक ड्रम होते हैं, उनकी सरफेस होती है रफ होती है, वो घिस घिस के चिकने हो जाते हैं तो ब्रेक नहीं लग पाता। तो ब्रेक ड्रम क्या है? ब्रेक ड्रम डिस्क से ऊपर की चीज है, वो ऐसा सिलेंडर है, ऐसा सिलेंडर है ब्रेक ड्रम, ऐसा सिलेंडर है, और दोनों तरफ उसके ब्रेक शू लगे हुए हैं। यहाँ ब्रेक शू, आपने जैसे ही लगाया ब्रेक, ये खट से इस ब्रेक शू ने इस ड्रम को पकड़ लिया, क्योंकि ये ब्रेक शू भी रफ है, ये इसकी सरफेस भी रफ है, तो तुरंत रुक गई गाड़ी ये। लेकिन इस प्रोसेस में क्या होगा? बार बार जब आप ब्रेक लगाएंगे रिलीज करेंगे, लगाएंगे रिलीज करेंगे, तो इस ब्रेक ड्रम की सरफेस और जो ब्रेक शूज हैं उनकी सरफेस, ब्रेक शूज की सरफेस और ब्रेक ड्रम दोनों घिस घिस के चिकने होते रहे थे। एक बार जब चिकने हो गए तो ब्रेक काम करना बंद कर देगा। आपने बाइक में भी देखा होगा, आपने मिस्त्री आपसे कहता है शू बदलवा लो इसके, बिल्कुल घिस गए, खत्म हो गए, चिकने हो गए, बिल्कुल ये काम नहीं कर रहे ब्रेक, ब्रेक शू बदलवा लो। ऐसे ही उसमें भी ब्रेक शू बदलने पड़ते हैं कार बस वगैरह में। चलो वहां ब्रेक ड्रम से बात बन, बाइक में तो डिस्क से बात बन गई, और बड़े व्हीकल्स में ट्रक है इनमें ब्रेक ड्रम से बात बन गई। मगर ट्रेन, ट्रेन तो सैकड़ों हजारों ट्रक के बराबर है, सैकड़ों हजारों तो नहीं लेकिन सैकड़ों ट्रक के बराबर एक ट्रेन है। अगर इसमें ब्रेक शू लगा दिया आपने तो पता लगेगा एक ही बार लगाते ही सारे घिस के खत्म हो गए, चिकने हो गए।
एक ही बार में ब्रेक शू खत्म हो जाएंगे। तो क्या किया जाता है, हम नॉन कॉन्टैक्ट ब्रेक लगाते हैं। कैसे कि एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर घूम रहा है किसके साथ में, पहियों के साथ साथ, पहिए से जुड़ा हुआ है, इंजन से पहिए से जुड़ा हुआ है, ठीक है, हर तरह हर बोगी में ये होता है लगा हुआ, करेक्ट। और फिर इसके चारों तरफ एक कॉइल होती है, एक कॉइल बनाई जाती है इसके चारों तरफ, ठीक है, जैसी कुछ कुछ ऐसी समझ लो जैसी टोरॉइड, हाँ एक्चुअली टोरॉइड नहीं होती, कुछ और तरह की होती है, लेकिन लगभग वैसी समझ लो आप। जब ब्रेक लगाने होते हैं तो इस कॉइल के अंदर करंट भेज देते हैं, वेरिएबल करंट। जब वेरिएबल करंट भेजेंगे तो ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, उस मैग्नेटिक फील्ड में आपका ये घूम रहा है, कौन घूम रहा है, ये ड्रम घूम रहा है। तो ड्रम के घूमने को अपोज करता है, इसके अंदर डेवलप हो गई एडी करंट, जो घर के ड्रम के घूमने को अपोज करेंगी, ड्रम के घूमने को अपोज करेंगे, ब्रेक लग जाएंगे। लेकिन कोई चीज कांटेक्ट में आई ना, ड्रम भी अपनी जगह है और जो ये कॉइल है वो भी अपनी जगह है, तो बिना कांटेक्ट में आए ही हम ब्रेक लगा सकते हैं। क्योंकि ब्रेक मतलब एडी करंट्स, हालांकि इसे गर्म करने का तो नहीं है यहाँ पर पर्पस, लेकिन अपोज करने का तो पर्पस है, वो अपोज करती हैं एडी करंट्स और रुक जाता है ये। तो ये कहलाता है आपका मैग्नेटिक ब्रेक्स, मैग्नेटिक ब्रेक्स जैसे बोलते हैं। एक और जो हमारी नॉर्मल लाइफ में जितने भी मोटर यूज हो रहे हैं, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिक फैन हो या सबमर्सिबल हो, ये सब के सब इंडक्शन पर काम करते हैं। जिसमें भी आपके मोटर में लगा होता है, पंखे में भी लगा होता है, मिस्त्री कहता है जी कंडेंसर फट गया, इसका कंडेंसर फूक गया, दूसरा लगवाना पड़ेगा। कंडेंसर ये एक्चुअली होता है कैपेसिटर, आपको पहले ही बताया था, कैपेसिटर होता है ये। तो जो कैपेसिटर लगे हुए जितने भी मोटर हैं वो सब इंडक्शन मोटर हुआ करते हैं। इंडक्शन मोटर का फिनोमिनन जरा कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिनन है, लेकिन वहां भी हम एडी करंट्स को ही यूज कराते हैं। एडी करंट्स अपोज करती है रुके रहने का, और रुके रहने से अपोज करके चला देती है। कैसी करती है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिनन है, लेकिन इंडक्शन का यहाँ, इंडक्शन करंट का एडी करंट्स का यहाँ यूज किया जाता है। लेकिन एडी करंट्स हमेशा से यूजफुल नहीं है, हमेशा हर जगह यूजफुल नहीं है। भाई खाना बनाना है आपको, तो खाना तो रसोई में बनेगा ना, आपने इंडक्शन खरीद लिया, लेकिन आपके घर में जो स्टेबलाइजर रखा हुआ है, आपके घर में एक मेन लाइन पर स्टेबलाइजर होता है अक्सर, अगर आपके यहाँ वोल्टेज नॉर्मल नहीं है, स्टेबलाइजर रखा हुआ होता है, तो कभी आप स्टेबलाइजर के ऊपर अपना हाथ रख के देखो, इसे टच करके देखो, स्पेशली ये जो मौसम चल रहा है, जो बहुत गर्मी भी नहीं है बहुत हल्की, तो ये हल्का सा आपको हीटेड महसूस होगा। या फिर आपका जो फैन है, करके देखना कभी, अभी तो फैन का मौसम चल ही रहा है, फैन चल ही रहे हैं, जब फैन को चलते हुए कम से कम 2 घंटे 1 घंटा हो जाए, 2-4 घंटे घंटे आधा घंटा हो जाए, तो फैन आप बंद करना, स्टूल पर चढ़ करके जो फैन है, फैन का जो बीच वाला पोर्शन है, ये एक्चुअली मोटर है, इसको इसको टच करना, इसको टच करना, ये आपको हीटेड दिखाई देगा, आपको फील हो जाएगा कि हाँ गर्म हो रहा, काफी गर्म हो रहा। लेकिन क्या इस फैन का पर्पस है गर्म होना, ना, इसका पर्पस तो हवा फेंकना है, इसका पर्पस गर्म होना इसका पर्पस है ही नहीं, लेकिन फिर भी ये गर्म होता है। तो ये जो गर्म होता है, ये जो हीट बन रही है, ये कहां से आ रही हीट, ये आपकी जो कीमती इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती रहती है ड्यू टू एडी करंट्स। एडी करंट्स के कारण ये आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी अननेसेसरीली हीट में कन्वर्ट होती रहती है। अक्सर हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का यूज हीट प्रोड्यूस करने के लिए नहीं है, उनका पर्पस हीट प्रोड्यूस करना नहीं है, उनका पर्पस कुछ और है। आपका सबमर्सिबल है, उसका पर्पस गर्म पानी देना नहीं है, उसका पर्पस है नीचे से जमीन में से पानी खींच लाना ऊपर, लेकिन फिर भी वो हीट तो होता है, जबरदस्ती होता है हीट। इलेक्ट्रिक एनर्जी एडी करंट्स के कारण हीट में कन्वर्ट होती चली जाती है। तो ये एडी करंट्स क्या है, ये एडी करंट्स एक हैजर्ड है, एक मुसीबत है। क्यों? क्योंकि ये हमारी कीमती इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर देती है। और कभी कभी क्या होता है, आपने मिस्त्री को बुलाया, उसने कहा भाई जी आपका ये पंखा जो है ये फूक गया। अब फूक कैसे जाता है, आपके वोल्टेज ओवर हो गए तो एडी करंट्स बहुत स्ट्रांग हो गई, एडी करंट्स स्ट्रांग हो गई तो हीट स्ट्रांग हो गई, और इतनी ज्यादा हीट हो गई, इतनी ज्यादा हीट डल गई तो कि उसके अंदर जो कॉपर का पतला सा वायर है
वो कॉपर का पतला सा वायर मेल्ट हो गया, मेल्ट होकर आपस में चिपक गया, आपस में चिपक गया तो और ज्यादा हीट हुई और फिर इसके अंदर से मम्मी ने कहा बेटा देख तो सही कहीं से कुछ जलने की स्मेल आ रही, क्या हो गया? आपने कहा मम्मी ये तो पंखा फूक गया। फूक गया का मतलब उसके अंदर इतनी ज्यादा हीट जनरेट हो गई कि उसने सारे उसमें फिजिकल चेंज कर दिए। क्या कर दिया उस हीट ने? फिजिकल नॉन रिवर्सिबल चेंज कर दिए, जो ठंडा होने के बाद भी वापस नहीं हो रहे। कहते हैं जी पंखा पंखा फूक गया। तो अक्सर जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फूका करते हैं वो इस एडी करंट्स के कारण ही फूक जाते हैं। मिस्त्री ने आके देखा स्टेबलाइजर काम नहीं कर रहा, मिस्त्री ने कहा जी फूक गया इसका तो ट्रांसफार्मर फूक गया। ट्रांसफार्मर नहीं, मिस्त्री बोलते ट्रांसफार्म। अजी इसका तो ट्रांसफार्म फूक गया, बिल्कुल कोयला हुआ पड़ा, देखो तो सही, बदलना पड़ेगा इसे, दोबारा बांधना पड़ेगा ट्रांसफार्म को। तो वो जो ट्रांसफार्म है, ट्रांसफार्मर, क्यों? क्योंकि एडी करंट्स कहीं किसी कारण से इतनी ज्यादा डेवलप हो गई कि हीट, जबरदस्त हीट हुई और उसने जो है कॉपर वायर को मेल्ट कर दिया, सबको आपस में जोड़ दिया और खत्म कर दिया, बिल्कुल फूक दिया, आग लगा दी उसके अंदर। आपने कभी अगर देखा हो फूका हुआ तो बिल्कुल आग ही लगी हुई होती है उसके अंदर। तो ये हमारे लिए हैजर्ड है। तो अब इससे छुटकारा कैसे पाए? जब कोई हैजर्ड है तो क्या करेंगे हम उससे? छुटकारा भी पाएंगे, कैसे छुटकारा पाए? तो एडी ने और फोकाल्ट ने कहा भैया देखो इनसे छुटकारा तो मिलने वाला है नहीं, सारी जिंदगी भी कहीं नहीं मिलने का इनसे छुटकारा, छुटकारा नहीं मिलने का इनसे, ये तो बनेगी बनेगी, तो नेचुरल फिनोमिनन है, हम किसी भी नेचुरल फिनोमिनन में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये पेन नीचे गिर रहा है तो कोई ताकत नहीं दुनिया की जो इसे नीचे गिरने से रोक ले। हाँ अगर इसे ऊपर उठाना तो भैया कुछ जुगाड़बाजी लगाओ, टेक्नोलॉजी लगाओ जो इसे इस ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर उठा दे। तो एडी करंट से, एडी करंट तो बननी है, तो क्या करो, इनको किसी तरह से इसके इफेक्ट को रिड्यूस करो, तो इन्हें किसी तरह कम करने की कोशिश करो, रिड्यूस करने की कोशिश करो। अब रिड्यूस करने की कोशिश कैसे होती है? रिड्यूस करने की कोशिश कैसे होती है? चलो मैं ये निकाल लूं और शायद इसके अंदर आपको दिखाई दे जाएगा, शायद आपको दिखाई दे जाए, कोशिश करूंगा इसे दिखाने की कि यहाँ एक जगह एडी करंट रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है, हालांकि वो यहाँ एग्जैक्टली वो नहीं है जैसा कि होता है, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए काफी है, 11th-12th लेवल पर तो बेवकूफ बनाने के लिए काफी है। आ रहे दिख गई, बढ़िया दिख गई, दिख गई दिख गई दिख गई। देखना जरा ध्यान से आप कि यहाँ इसके अंदर ये आपको पट्टियां पट्टियां सी दिखाई दे रही हैं, लाइन सी दिखाई दे रही हैं, लाइंस दिखाई दे रही हैं, दिख रहा ना ये? अगर किसी को दिख रहा है तो जरा बताना कि हाँ दिख रहा है। दिख ये रही है सर। हाँ यस सर, सर दिख रही है। दिख रही है ना? लो मैंने थोड़ा सा हाँ और जी इसको एनलार्ज कर दिया। यही तो है मेरे जुगाड़ की विशेषता कि जो ना सर, तुमने भी कैडा ही जुगाड़ कर रखा। कैड़ा जुगाड़ कर रखा है एक्सट्रीम लेवल तक। या तो मैं सर कोई लाठी गाड़ रखे है कतई। हाँ या तो मैं काम करता हूँ कोई, या एक्सट्रीम लेवल तक, या मैं करता ही नहीं। हाँ जी लो देखो ये काफी हद तक अब ये दिख रही है आपको, है सर ना? कैमरा एचडी वाला लगाओ। कैमरा एचडी वाला लगाने के लिए भैया कई लाख रुपए चाहिए, देखो कई लाख रुपए चाहिए, और जो और दो तीन तीन चार आदमी भी चाहिए साथ में, तो वो सर असीम कहाँ जाएगा फिर? है, इतना तो सर नहीं हो आदमी भी आएंगे पियान और असीम? अभी नॉन एचडी से काम चला लो, क्लियर तो दिख ही रहा है। हाँ जी, तो ये जो ये पट्टियां सी दिख रही हैं, ये लाइनें सी जो दिख रही हैं, ये एक्चुअली इसे हम बोलते हैं कोर। एक तो कोर ये है, देखो एक तो कोर ये वाला गोल वाला है जो मैं इसमें यहाँ को ये दिख रहा है, ये तो सॉफ्ट आयरन कोर जो हमने कॉइल के बीच में रखा हुआ है। और ये जो मैग्नेट है ना, ये भी मैग्नेट भी एक्चुअली पतली पतली पट्टियों से मिला करके बनाया गया। तो ये जो चीज ली गई है इसे हम बोलते हैं, इसका नाम होता है, इसका जहां इस टाइम मेरा पेन है, इस पूरे का नाम दे, अरे वाह पेन भी पहुंच गया वहां तक, इस पूरे का नाम होता है लैमिनेटेड कोर, लैमिनेटेड कोर, लैमिनेटेड कोर। अब इसका क्या मतलब है? देखो ये मैग्नेट बनाने के लिए, ये मैग्नेट बनाने के लिए आपको आयरन के टुकड़े चाहिए थे। पीछे से देखते हैं, इधर कुछ और दिखाई दे रहा है तो, हाँ पीछे से, हाँ ये रहा भाई, ये देखो ध्यान से, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, और ये वाला इधर मैग्नेट का साउथ पोल है, जो आपने पीछे ही पढ़ा था, कर्व शेप में होते हैं ये, इनके बीच में ये सॉफ्ट आयरन कोर, सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन। तो इस मैग्नेट को बनाने के लिए सॉलिड टुकड़े का प्रयोग नहीं किया गया, एक ठोस टुकड़े का प्रयोग नहीं किया। जहां कहीं आपको एक सॉलिड
पीस लगाना था, जहां आपको एक सॉलिड पीस ऑफ आयरन लगाना था, उसकी जगह आपने स्ट्रिप्स लगाई, स्ट्रिप्स ऑफ आयरन। तो उससे क्या फायदा हुआ, देखो जरा ध्यान से। सपोज मुझे कहीं पर ये पूरा सॉलिड लोहे का टुकड़ा यूज करना है और मुझे पता है कि यहाँ एडी करंट्स बनेगी, तो अब एडी करंट्स बनने की संभावनाएं क्या क्या है? एडी करंट यहाँ भी बन सकती है इसकी सरफेस पर, एडी करंट इस सरफेस पर भी बन सकती है, यहाँ एडी करंट इसके साइड वाली सरफेस पर भी बन सकती है, एडी करंट्स यहाँ पर लोकल लूप्स बन जाएंगे, और प्लस इसके अंदर जहां हम पहुंच नहीं सकते, अंदर तो बहुत ही बढ़िया जगह है, वहां तो एडी करंट ऐसे ही बन सकती, ऐसे ही बन सकती, ऐसे ही बन सकती, तिरछी बन सकती, ऐसी बन सकती, कितने लूप बनने की गुंजाइश है किसके अंदर? इसके यहाँ अंदर वाले मटेरियल पे। यहाँ में तो फिलहाल एयर है, लेकिन यहाँ ऐसे भी लूप बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है, क्योंकि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन गया। तो एडी करंट्स के बनने की संभावनाएं ज्यादा हैं। सॉलिड करंट में जो आपकी पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी ऑफ एडी करंट्स, वो लार्ज पॉसिबिलिटी, बहुत सारी एडी करंट्स बन जाएंगी, बहुत सारी एडी करंट्स बनेगी तो बहुत तकड़ी हीट बनेगी, बहुत तकड़ी इलेक्ट्रिक एनर्जी का वेस्टेज होगा, फालतू की एनर्जी खर्च होना है ये। तो अब इसे क्या कर देते हैं, कहीं पर एक सॉलिड पीस की जगह यूज करके एक स्ट्रिप्स यूज करते हैं, पतली पतली स्ट्रिप, जैसे अभी आपने देखा। अब उससे क्या फायदा, देखो उससे क्या फायदा। ये समझो कि एक सॉलिड पीस के बजाय ये पतली पतली स्ट्रिप्स बना दी गई, और हर स्ट्रिप के बीच में लगा दिया गया इंसुलेशन, एक स्ट्रिप, फिर उसके बाद ये दूसरी स्ट्रिप, फिर ये तीसरी स्ट्रिप, इनके बीच में लगा दिया गया रबर पेस्ट, इंसुलेशन लगा दिया गया, ऐसा इंसुलेशन जो आपस में इलेक्ट्रिकली सेपरेटेड रहता है। मतलब एक सॉलिड पीस बनाने की बजाय एक पत्ती ली, इस पत्ती के ऊपर वार्निश लगा दी, पेंट कर दिया इसके ऊपर ताकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना हो, फिर दूसरी पत्ती इसके ऊपर रखी, फिर पेंट कर दिया, फिर तीसरी पत्ती रखी, फिर पेंट कर दिया, फिर तीसरी पत्ती रखी। तो अब उससे क्या होता है, उस लेमिनेटेड कोर से क्या इफेक्ट पड़ता है, देखो ये बनाई लेमिनेटेड कोर, यहां से एक सॉलिड पीस के बजाय क्या बना लिया, एक सॉलिड पीस के बजाय बना लिया पतली पतली स्ट्रिप्स रख करके, पतली पतली स्ट्रिप्स रख करके बना ली। तो उसमें क्या होगा कि केवल सरफेस अवेलेबल है एडी करंट्स के बनने के लिए, एक स्ट्रिप की सरफेस, भाई ये सरफेस, एक स्ट्रिप की सरफेस यहाँ बन सकती, फिर दूसरी की स्ट्रिप इस पे बन सकती, लेकिन इन दोनों स्ट्रिप्स के बीच में तो इंसुलेशन आ गया, एक स्ट्रिप तो ये रही, एक पत्ती तो ये रही, ठीक है, इसके सरफेस पर बन जाएंगी, इसकी सरफेस पर यहां बन जाएंगी एडी करंट्स बन जाएंगी, तो रोक ही नहीं सकता उन्हें कोई। अब दूसरी स्ट्रिप फिर इसके ऊपर रखी है, दूसरी स्ट्रिप ये रखी, तो इस दूसरी वाली स्ट्रिप के ऊपर भी एडी करंट्स बन जाएंगी, लेकिन इनके बीच में तो इंसुलेशन है, कम से कम एक स्ट्रिप से दूसरी स्ट्रिप तक का तो रास्ता हमने ब्लॉक कर दिया, एक स्ट्रिप से दूसरी स्ट्रिप के बीच का रास्ता ब्लॉक कर दिया। तो क्या हुआ, काफी हद तक यहाँ एडी करंट्स बनने की संभावनाएं कम हो गई। किसमें कम हो गई, ये कम हो गई किसमें, हम जिसे बोलते हैं लेमिनेटेड कोर। लेमिनेटेड, लेमिना आप सब जानते हैं, लेमिना आपने पढ़ा था 11th क्लास में, हालांकि पिछले जन्म की बात है। लेमिना किसे कहते हैं, एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को लेमिना कहते हैं, जिसकी थिकनेस बहुत कम है एज कंपेयर टू देयर लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो पतली पतली स्ट्रिप्स को एक दूसरे के ऊपर रख करके हमने पूरा ब्लॉक बना लिया, लेकिन हर स्ट्रिप के बीच में इंसुलेशन है, उसमें प्लास्टिक या वार्निश या कुछ ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल भरा हुआ है, पेपर रखा हुआ उनके बीच में, या ऑयल भरा हुआ है, जिससे कि करंट का, एडी करंट्स का आपस में एक स्ट्रिप से दूसरे स्ट्रिप में बनना ना संभव हो पाए, केवल एक स्ट्रिप पर बनेगी। तो क्या हुआ, एडी करंट को काफी हद तक रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस कर दिया तो हीट भी कम बनेगी और हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी का वेस्टेज भी कम होगा। कुछ और मटेरियल होते हैं, एक मटेरियल होता है फेराइट मटेरियल, ये ना लोहा है, ना कोबाल्ट है, ना निकेल है, अलग ही मटेरियल है, स्पेशली डेवलप्ड मटेरियल है ये अपने अंदर एडी करंट्स नहीं बनने देता, काले काले से रंग का होता है, किसी दिन मैं लाके दिखा दूंगा, मेरे पे बहुत सारा रखा है, काले काले से रंग का होता है, बिल्कुल एकदम ऐसा होता है देखने में जैसे कि आपका पेंसिल का लेड, पेंसिल का लेड। लेकिन पेंसिल लेड में और फेराइट में इतना डिफरेंस होता है कि पेंसिल लेड जो है ये आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो क्या होगा, इस फेराइट कोर के अंदर अगर कोई बनेगी भी करंट, तो चल कहाँ जावे, जब ये नॉन कंडक्टर है, जब ये इलेक्ट्रिक करंट को चलने ही नहीं देगा तो चल बन जा, लेकिन लूप कैसे पूरा करेगी। तो ये बिल्कुल करीब करीब नील कर देता है एडी करंट्स को, इसलिए
हीट का इसमें जनरेटर बहुत कम है और इलेक्ट्रिक एनर्जी का लॉस भी कम होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अभी लो फ्रीक्वेंसी पर काम नहीं करता, हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। हाई लेवल की बातें, वो सारी बातें मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। तो लैमिनेटेड कोर पर ये एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। अभी हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं मंडे में, अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में अक्सर ये बात, ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन के साथ में एक नीचे टैग क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ टैग को उसमें सॉरी ट्रांसफार्मर की जो कोर है वो इंस्टीड ऑफ टेकिंग अ सॉलिड ब्लॉक, एक सॉलिड ब्लॉक ना लेकर के इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय प्लेसिंग वन ओवर द अदर थिन आयरन शीट्स इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली इंसुलेट करके पतली पतली शीट्स को मिलाकर के एक बड़ा ब्लॉक बना लेते हैं। क्यों बनाते हैं? ये लैमिनेटेड कोर कहलाती, ताकि इससे एडी करंट्स का फॉर्मेशन रुक जाए। एडी करंट का फॉर्मेशन रुक जाता है तो हीट का लॉस भी रुक जाता है और हमारी समस्याएं काफी हद तक रिड्यूस हो जाती है।